हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। टॉपिक चल रहा था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हम थर्ड चैप्टर देख रहे हैं ब्रिटिश नीतियाँ। भारत में ब्रिटिश नीतियाँ क्या क्या होती हैं, और इसमें अभी तक हमने 2 पार्ट देख लिया है। फर्स्ट हमने देखा था साम्राज्यवादी नीति और आर्थिक नीति, और अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे इसी का, प्रशासनिक नीति। प्रशासनिक नीति के अंतर्गत हम देखेंगे सिविल सेवा। भारत में सिविल सेवा का आरंभ कैसे होता है। फिर हम देखेंगे न्याय व्यवस्था, भारत में कैसे न्याय व्यवस्था आती है। फिर पुलिस व्यवस्था को देखेंगे, सैन्य व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन। इसके अंतर्गत हम 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे प्रशासनिक नीति के अंतर्गत। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिविल सेवा का प्रारंभ। भारत में सिविल सेवा कैसे प्रारंभ हुई और आज जो चल रही है सिविल सेवा यहाँ तक कैसे पहुँची है, तो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन तक हम पहुँचेंगे। तो चलिए देखते हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इन्होंने इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी। इनका समय था भारत में 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल बने हुए थे। इन्होंने भारत में सिविल सेवा का आरंभ किया और इसे संगठित किया। इन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासनिक जो पहले से जो नियुक्ति की जाती है, प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उनके वेतन में वृद्धि की। निजी व्यापार पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तीसरा पॉइंट, अधिकारियों द्वारा जो रिश्वत और उपहार लिए जाते थे, काम करने के बदले उपहार और रिश्वत लिए जाते थे, इस पर उन्होंने रोक लगा दिया और वरिष्ठता के आधार पर ही तरक्की दिए जाने को प्रोत्साहन दिया। ये सारे कार्य किए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। कहाँ? कलकत्ता में। किसने बनवाया? वेलेजली ने। वेलेजली का समय कितना था भारत में? कब तक वो गवर्नर जनरल बना हुआ था? 1798 से 1805 तक। समझ में आई इतनी बात? आगे फिर 1806 में फोर्ट विलियम कॉलेज को रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रद्द कर दिया फोर्ट विलियम कॉलेज कि नहीं, ये कॉलेज नहीं रहेगा। आखिर बनाया क्यों गया था? यहाँ पे 2 साल का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता था जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे। तो 1800 में बना और 6 साल बाद फिर ये रद्द हो गया। अच्छा, जब रद्द हुआ तो उसकी जगह पे कुछ नया बनना चाहिए। ईस्ट इंडिया कॉलेज कहाँ बना? हैलीबरी, लंदन में। इन्होंने रद्द कर दिया फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में बना हुआ था, और उसके बदले 1806 में लंदन में ईस्ट इंडिया कॉलेज बनाया। यहाँ पर उन नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था 2 साल के लिए, जो आगे अधिकारी बनने वाले होते थे। 2 वर्ष का प्रशिक्षण मीन्स वो लंदन जाएगा, 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त करके आता था, फिर वो भारत में अधिकारी बनता था। समझ में आया? लेकिन अभी तक सिर्फ ये अंग्रेजों तक ही लागू था। भारतीयों के लिए बस दिखाया गया था कि हाँ, आप ऐसे बन सकते हैं, लेकिन उन्हें उनके साथ भेदभाव किया जाता था। आगे देखते हैं क्या होता है। 1853 का चार्टर एक्ट आता है और इसमें ये बात कही गई रहती है कि नियुक्तियां बिना भेदभाव के परीक्षा के माध्यम से होगी। अभी तक ये लोग इसके पहले कॉर्नवालिस के पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, वो अधिकारियों की नियुक्ति करता था, अपने अनुसार करता था, जिससे मन किया उसे चुन लिया। वो लंदन से ही चुनकर आते थे। अब क्या हो गया कि नियुक्तियां बिना भेदभाव के परीक्षा के माध्यम से कराई जाएंगी। लेकिन बस ये बातें भी रहती हैं, ऐसा होता नहीं है जल्दी, क्योंकि ब्रिटिश कभी भी नहीं चाहेंगे कि भारतीय उनसे ऊपर हों, भारतीय अधिकारी बने और ये उनसे नीचे रहें। कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं थी। उनकी लाइन ये थी कि फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो। तो फिर कैसे वो भारतीयों को अधिकारी बनते देख सकते थे। इसके बाद 1855 में पहली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होती है लंदन में। देखिए,
कॉलेज की स्थापना हुई है 1806 में और वहीं पर प्रतियोगी परीक्षा पहली आयोजित होती है लंदन में। फिर इसके बाद भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 आता है। इसमें ये बात कहती है, जब भारतीय इतना सवाल उठाते हैं कि क्यों उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है, तो भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 आता है। इसमें ये कहा गया रहता है कि ठीक है, भारतीय भी परीक्षा देंगे, वो भी अधिकारी बनेंगे, लेकिन उनके सामने कंडीशन रख दी जाती है कि परीक्षा जो होगी वो एक सब्जेक्ट उसमें अंग्रेजी माध्यम भी होगा और उसमें ग्रीक और लैटिन भाषा भी शामिल होगी। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है भारतीयों के लिए कि एक तो अंग्रेजी सबको समझ में आती नहीं थी उस समय, बहुत जो गिने चुने राजनेता होते थे वही अंग्रेजी समझ पाते थे, उनकी भाषा को पढ़े थे, और ऊपर से यहाँ पे ग्रीक और लैटिन भाषा इतनी टफ लैंग्वेज उन्होंने डाल दिया था इस परीक्षा में। और क्या किया था कि आयु सीमा 23 वर्ष कर दिए थे। 23 वर्ष से ऊपर जो जाएगा वो परीक्षा में नहीं बैठेगा, 23 वर्ष। फिर इन्होंने 1860 में, ये बात है 1855 की, 1860 में इन्होंने उम्र घटा दिया 22 वर्ष। अभी तक था 23 वर्ष, फिर 1860 में आगे बढ़ने पर इन्होंने उम्र घटा दिया 22 वर्ष। उन्हें लगा 23 वर्ष तो बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम उम्र घटा दें, तो 22 वर्ष कर दिया। ये सारे चीज़ें रूल रेगुलेशन सारे के सारे इंडियंस पर ही थे। फिर 1866, इसके पहले ही यहाँ पे आते हैं 1863 में, इसके पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने ICS की परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लिया और पहले सफल भारतीय बनते हैं। बताया ना मैंने, उसमें ग्रीक और लैटिन भाषा भी रहती है, लेकिन वो सारे भाषाओं पर अपना कमांड करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ये पहले भारतीय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनका नाम आता है। आगे चलकर जब देखते हैं ब्रिटिश कि अरे भारतीय भी तो क्वालिफाई कर ले रहे हैं, हमने उनके सामने इतनी बड़ी चुनौती रख दी है, इसे ये पार कर जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1866 में उम्र घटा दिया, 21 वर्ष कर दिया। पहले 23 था, फिर 22 किया, फिर उसके बाद अब 21 वर्ष कर दिया। फिर 1878 में इस वर्ष को और भी घटा दिया, 19 वर्ष कर दिया। अब 19 वर्ष समझिए, हमारे यहाँ भी 17-18 वर्ष इंटर पास करते हैं बच्चे, फिर 19 वर्ष में उनका कॉलेज में सिलेक्शन होता है। अभी उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती है कि कौन सा कॉलेज कैसा है, क्या है, आगे की पढ़ाई कैसे होगी। मीन्स अभी बच्चा भी थोड़ा सा बड़ा होता है, 18 साल के बाद तो वो थोड़ा सा अपने आप को बड़ा महसूस करता है बस। और यहाँ पर उसे ICS की परीक्षा क्वालिफाई करने की बात कही जा रही है कि 19 साल पे आप अधिकारी बन जाओ। ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है उस समय, जबकि उस समय ग्रीक और लैटिन भाषा भी शामिल कर दिया गया था और इतना इंटरनेट नहीं था, उतना क्या इंटरनेट था ही नहीं, मोबाइल नहीं था, डिजिटल मीडिया नहीं थी, तो पढ़ना बहुत मुश्किल था, न्यूज़पेपर भी उतने नहीं होते थे, तो पढ़ना बहुत मुश्किल था कि कैसे ग्रीक और लैटिन भाषा को पढ़ा जाए। फिर भी सत्येंद्र नाथ बोस ने उसे क्वालिफाई किया। अंग्रेज फिर भी डर गए कि हम इनके सामने चुनौतियां रखते हैं, ये सारी चुनौतियों को पार कर जाते हैं। इसके बाद 1878 से 69 लॉर्ड लिटन की वैधानिक सिविल सेवा योजना आती है। इस योजना के अंतर्गत ये रहता है कि 1/6 पद पर भारतीय होंगे, लेकिन 8 वर्ष बाद ये योजना विफल हो जाती है, ख़त्म। फिर इसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। अब उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये मांग करती है कि आयु में वृद्धि की जाए। कितनी है? 19 वर्ष है, आयु में वृद्धि की जाए, सबसे पहली मांग रहती है। और फिर इसके बाद कि परीक्षा जो है वो अब दोनों जगह पर होगी। दोनों जगह मीन्स लंदन में भी होगी और इंडिया में भी होगी। इसके बाद 1886 में चलते हैं। यहाँ पर लॉर्ड डफरी एक कमेटी का गठन करते हैं, एचिसन कमेटी। यहाँ पर सिविल सेवा को 3 भाग में बांटने की बात कही। इन्होंने कहा कि सिविल सेवा, पहली जो सिविल सेवा होगी सबसे टॉप पर जो होगी वो इंग्लैंड में आयोजित होगी। दूसरी जो सिविल सेवा होगी मीन्स प्रांतीय सिविल सेवा,
वो भारत में होगी और उससे नीचे, उससे जो लोअर है अधीनस्थ सिविल सेवा, ये भारत में आयोजित होगी। समझ में आया इतना? आगे और कहा इन्होंने कि आयु सीमा में वृद्धि कर दी जाए, मीन्स 23 वर्ष कर दिया जाए। पहले 23 वर्ष था इस अधिनियम में, भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 में 23 वर्ष था। फिर इसे इन्होंने बढ़ा दिया। किसने? लॉर्ड डफरिन द्वारा गठित कमिटी, एचिसन कमिटी द्वारा। इसके बाद 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्ताव पारित होता है। प्रस्ताव क्या रहता है कि सेवाओं के लिए प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन अब क्रमशः इंग्लैंड और भारत दोनों जगह पर होगा, लेकिन ये कभी भी कार्यान्वित नहीं हो पाता है, कभी भी ये लागू नहीं हो पाता है कि भारत और इंडिया में दोनों जगह। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जिसमें ये बात कही गई रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों की नियुक्तियां हो, क्योंकि भारत देश है तो वहाँ पर भारतीय ही ज़्यादा रहें तो सही होगा। फिर परीक्षा जो है वो इंग्लैंड और भारत दोनों जगह पर आयोजित हो और 1/3 पद पर 1/3 पद पर भारतीय और 1.5% की दर से बढ़ाने का सुझाव दिया गया। यहाँ पर परीक्षा जो सेकंड वाला पॉइंट है, परीक्षा इंग्लैंड और भारत दोनों जगह पर हो तो आयोजित होती है। 1919 में ये अधिनियम आया। 1922 में परीक्षा आयोजित होती है इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है, इलाहाबाद में आयोजित होती है। उस समय गवर्नर रहते हैं चेम्सफोर्ड गवर्नर रहते हैं और इलाहाबाद में परीक्षा आयोजित होती है पहली बार। फिर इसके बाद आता है नई सिफारिश, ली आयोग 1924 की सिफारिश आती है। इसमें ये बात रहता है कि जो सचिव हैं वो नियुक्तियों को जारी रखें, मीन्स नियुक्तियां बंद नहीं होनी चाहिए, वो जारी रखें और एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए और भारत और यूरोप में 50-50 का अनुपात हो। कैसा अनुपात है ये? कि भारत के जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे और यूरोप से आए हुए जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे, इनके बीच का अनुपात जो है 50-50 होना चाहिए। और भारतीयों को समय दिया कि 15 वर्ष के अंदर ये 50-50 का अनुपात वो प्राप्त कर लें। समझ में आई इतनी बात? फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आता है, जिसमें ये बात कही जाती है फिर कि संघ लोक सेवा आयोग गठन होगा। ये होगा केंद्रीय स्तर पर और प्रांत लोक सेवा आयोग का गठन होगा प्रांतीय स्तर पर। फिर 1935 का ये अधिनियम रहता है। फिर इसके बाद इसे जो है 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू होता है, उसी समय संविधान के भाग 14 में 308 से 324 आर्टिकल के बीच, मीन्स अनुच्छेद के बीच, इसे अनुच्छेद में इसे लिखा गया है, इसे जगह दी गई है। किसको? सिविल सेवा को। सिविल सेवा के बारे में अगर आपको जानना है तो भारतीय संविधान पार्ट 14 308 से 323 को देखिए। वहाँ पे क्या क्या संशोधन है, क्या क्या इनके बारे में बताया गया, कैसे परीक्षा होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। इसे हम देखेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे संविधान में इसे क्या क्या बताया गया, क्योंकि यहाँ से ये पॉलिटी का चैप्टर हो जाता है। अब हम देखते हैं ब्रिटिश काल के समय भारत में पुलिस व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी। इसके पहले पुलिस व्यवस्था, पुलिस का नाम तो नहीं था, इसकी जगह पर जमींदार हुआ करते थे। वही जगह जगह के स्थानीय जो लोकल होते थे उनके विवादों का निपटारा किया करते थे जमींदार लोग। लेकिन ब्रिटिश जब आते हैं तो इन लोगों को लगता है कि यहाँ पर पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसकी शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक माने जाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके पहले भी हमने देखा सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही। 1791 में इन्होंने पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का कुछ और भी है। इन्होंने क्या किया था, प्रत्येक थाना में एक दरोगा नियुक्त किया और उस दरोगा की सहायता के लिए अनेक पुलिस कर्मचारी होते थे।
पुलिस अधीक्षक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी हुआ करता था और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमींदार के पास अधिकार हुआ करते थे कि वो विवादों का निपटारा करते थे, वो अब अधिकार उनसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद पुलिस कर्मचारियों में नियमितता और निरंतरता लाने के लिए मीन्स ईमानदारी रखने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई और चोरों को पकड़ने के लिए मीन्स दंगों फसादों को रोकने के लिए भी उन्हें पुरस्कार की व्यवस्था की गई, देने की व्यवस्था की गई। समझ में आए। इसके बाद 1808 में लॉर्ड मेयो ये क्या करते हैं, प्रत्येक डिवीज़न में, यहाँ पर प्रत्येक डिवीज़न में एसपी नियुक्त कर देते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी नियुक्त करते हैं। ये आगे चलकर काफ़ी लूटपाट मचाते हैं, बहुत जनता में लूट मचाते हैं। फिर आगे चलकर जब लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, जो 1828 से 35 तक भारत में रहते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो एसपी के पद को समाप्त कर देते हैं। समझ में आया इतना। आगे जो हमारा चैप्टर है पुलिस व्यवस्था, वो यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। अभी तक तो हमने रूपरेखा देखी कैसे इसकी मांग होगी। असली जो कहानी स्टार्ट होती है वो 1861 से स्टार्ट होता है। 1861 में पुलिस आयोग की सिफारिश पर भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 बनता है और नाम दिया जाता है इंडियन इंपीरियल पुलिस। मीन्स भारत की पुलिस तो नहीं होगी, वो पुलिस जो होगी वो ब्रिटिश की होगी, जो भारत पर रूल करेगी। समझ में आई बात। उसमें पुलिस में ब्रिटिश का आदमी होगा, पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स होंगे, इंडियंस उसमें नहीं होंगे। और वो जो ब्रिटिशर्स होंगे वो इंडियन के मामलों को सुलझाएंगे, मीन्स उन पर अधिकार जमाएंगे। समझ में आया। आगे 1902 में, इसके बीच कोई पॉइंट तो नहीं छूटा है, जब ये अधिनियम बना 1861 वाला, तो इसके बाद जो पुलिस बनकर आए उनसे विभाग में काफ़ी नियमितता आई, ईमानदारी आई और जो आसपास एरिया थे वहाँ पर भी काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में कमी आने लगी थी और ब्रिटिशर्स इसका पूरा फ़ायदा उठाते थे। ब्रिटिशर्स मीन्स पुलिस का पूरा फ़ायदा उठाते थे दंगों को दबाने के लिए। पुलिस जहाँ भेज देते थे, भारतीय उनसे डरते थे और फिर मीन्स पुलिस को पूरी तरह से छूट दे रखी थी इन्होंने कि जैसे मन करे वैसे भारतीयों को दबाओ। हर जगह पर जहाँ भी दंगे होते थे, झगड़े होते थे, आपराधिक मामले सामने आते थे, वहाँ पर पुलिस तुरंत पहुँच जाती थी। तो अच्छा खासा फ़ायदा उठाते थे ब्रिटिशर्स। आगे चल के बहुत सारे आंदोलन भी होते हैं, उसमें पुलिस कितने मरते भी हैं, कई सारे आरोप भी लगते हैं। तो आगे की कहानी हम देखेंगे, यही पुलिस आगे चल के बहुत कुछ करती है। फिर 1902 में लॉर्ड कर्जन की सिफारिश पर, लॉर्ड कर्जन की फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर पुलिस प्रशासन की जांच के लिए ये केंद्र में सीबीआई की स्थापना करते हैं। मीन्स सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो, केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना करते हैं। कहाँ? केंद्र में। और प्रांत में सीआईडी मीन्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करते हैं। आगे चलकर 1920 में पुलिस अधिकारी ये कह दिया जाता है कि जो भी पुलिस अधिकारी अब बनेंगे वो परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति लेकर आएंगे। तो भारतीयों के लिए भी अब पुलिस बनने का रास्ता खुल चुका था, लेकिन पुलिस पूरी तरह से इसमें बन भी नहीं पाते थे, यहाँ भी भेदभाव किया जाता था। तो बहुत सारे आंदोलन फिर होते हैं इस मामले में। यही सब कि आंदोलन जो गांधी जी द्वारा चलाए गए रहते हैं, इन सब में भी बहुत सारे ये सब चलते रहते हैं। तो लेकिन इनके साथ भी भेदभाव किया जाता था। इसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है तो आज़ादी के बाद पुलिस वालों का नाम बदल दिया, मीन्स पुलिस विभाग का नाम बदल दिया जाता है भारतीय पुलिस सेवा। जो पहले नाम था इंडियन इंपीरियल पुलिस, उसके बाद नाम बदलकर भारतीय पुलिस सेवा रख दिया जाता है। कब? आज़ादी के बाद।
तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। पुलिस से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है पुलिस अधिनियम 1861। पहले इनका नाम था इंडियन इंपीरियल पुलिस। क्यों नाम था इंपीरियल? मीन्स ब्रिटिश के लोग इसमें होते थे जो इंडियन पर अधिकार जमाते थे, इंडियन पर रूल करते थे। और ये फ्रेजर कमीशन किसका है? तो कर्जन का है। CBI और CID ये कब बने? 1902 में। किसकी सिफारिश पर? कर्जन के फ्रेजर कमीशन की सिफारिश पर। और आज़ादी के बाद इनका नाम क्या हुआ? भारतीय पुलिस सेवा। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस यही एक पॉइंट था। तो मिलेंगे फिर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्रशासनिक नीति, अभी हमने सिर्फ 2 ही पार्ट इसका देखा है। कौन कौन सा? सिविल और पुलिस को। इसके बाद हम इसमें न्याय व्यवस्था भी देखेंगे, फिर स्थानीय स्वशासन देखेंगे, और एक और पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है एक और? सैन्य व्यवस्था को देखेंगे। बस ये 3 और बचा हुआ है, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था समाप्त हो जाएगा। फिर हम सामाजिक और सांस्कृतिक को देखेंगे, और फिर प्रेस को देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 3 वीडियो और आएगी, फिर इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे 2 वीडियो में ही कंप्लीट कर दें, बट वीडियो लंबी हो जाती है, फिर आप लोग पूरा देखते नहीं हैं, इसी वजह से सोचते हैं थोड़ा शॉर्ट में ही रखें। तो फिर और तो कुछ नहीं है। हाँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।